हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे एडवेंचर साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स हम करेंगे यहाँ आपके साथ 10th आईसीएसई क्लास के लिए और 12th आईएससी क्लास के लिए, यानी बोर्ड एग्जामिनेशंस की हम कर रहे हैं तैयारी। चलिए, क्लास 12 में आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसको कह रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, और आज का एजेंडा है हाइगन्स प्रिंसिपल। सबसे पहले जानें कि वेव ऑप्टिक्स क्या चीज़ है। छोटा सा सीन है कि लाइट के दो तरह के कैरेक्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं। एक जिसको कहते हैं रे अप्रॉक्सीमेशन। रे अप्रॉक्सीमेशन का मतलब जब तक लाइट को रेस के थ्रू समझाया जा सकता है, यानी कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, और जब तक लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है तब तक तो रे ऑप्टिक्स है, बिल्कुल जिंदाबाद। लेकिन जब लाइट स्ट्रेट लाइन में चलना बंद कर दे, कर्वीलिनियर पाथ भी ऑप्ट करने लग जाए और ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करने लगे जो सिर्फ और सिर्फ वेव्स के द्वारा शो किए जाते हैं, तो हम कहेंगे कि वेव ऑप्टिक्स पढ़ी जा रही है। लाइट का एक बढ़िया कैरेक्टर है कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल का साइज, उसका डायमीटर d अगर वेवलेंथ से छोटा है तो इसका मतलब यह है कि लाइट उसके साथ इंटरैक्ट ही नहीं करेगी, उससे टकराएगी ही नहीं। लाइट पता ही नहीं कर पाएगी यह पार्टिकल है या नहीं। अगर पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से बहुत बड़ा है, जैसे हम तो माइक्रोमीटर के आगे बहुत बड़े हैं, तो ये जो चीज है यहाँ पर लाइट बिल्कुल ऐसा बिहेव करती है जैसे वो रेस के साथ चल रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चल रही है, और बिल्कुल वेव कैरेक्टर शो नहीं करती। लेकिन डी लैम्डा से बड़ा तो हो, लेकिन कंपेरेबल हो, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना कंपेरेबल हो। ऐसे समय पर लाइट स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करती है जिसे हम वेव कैरेक्टर कहते हैं, और जो फिनोमेना लाइट दिखाती है वो फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ वेव दिखाते हैं। तो हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें ऐसे पार्टिकल्स की बात करेंगे जिन पार्टिकल्स का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के आसपास का है, छोटा नहीं है, बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, कंपेरेबल। ऐसे समय पे लाइट वेव कैरेक्टर शो करती है। वेव कैरेक्टर शो करने का क्या मतलब निकल कर आता है? इसका मतलब निकल कर आता है कि जैसे साउंड वेव डाइफ्रैक्शन शो करती थी, जैसे कोई भी ऑर्डिनरी वेव अलॉन्ग विद साउंड वेव इंटरफेरेंस शो करती थी, स्टैंडिंग वेव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लाइट में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन का तो वो सिस्टम है जो मानकर चलिए कि लाइट इतना स्ट्रांगली शो करती है कि शायद आपको साउंड के साथ वो दिखाया ना जा सके, पर लाइट के साथ बहुत पॉसिबल है, आसान है, बहुत आसानी से लैब में, क्लासरूम में आपको करके दिखाया जा सकता है। अच्छा, उसका मतलब ये है कि हम लोग वेव पार्ट पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, इसमें थोड़ा सा इतिहास बताते हैं। इतिहास ये है कि लाइट के ऊपर कमेंट करने वाले जितने भी साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़ी लिस्ट, पर 12th 11th में जो तुम्हें जानने हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो है वो है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन लाइट को पार्टिकल बोलता है, और ये व्यक्ति कहता है कि पार्टिकल है, लाइट का पार्टिकल्स का नाम कॉर्पस्क्यूल्स रख दिया। अच्छा, और कॉर्पस्कुलर थ्योरी बता दी। इनके कंटेम्पररी एक आदमी है क्रिस्टियन हाइगन्स, और हाइगन्स वेव थ्योरी जो है वो कहती है कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट तो वेव है, और वेवफ्रंट थ्योरी डेवलप कर दी उन्होंने। क्या है वेवफ्रंट थ्योरी? आज का यही एजेंडा है। इसके अलावा फोकॉल्ट है ना, फीजो, ऐसे बहुत सारे और दूसरे साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने इस पे कमेंट किया। इनमें डिस्प्यूट चलता रहा जब तक इनकी लाइफ रही। न्यूटन साहब विजयी घोषित होते रहे क्योंकि बड़े साइंटिस्ट थे, रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, सब कुछ जिंदगी में अच्छा चल रहा था। हाइगन की इज्जत कम थी, डच साइंटिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं है। लेकिन 1800s में एक आदमी आते हैं जिनका नाम है थॉमस यंग, और ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं।
और जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसमें ये प्रूफ होकर आता है कि लाइट इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रही है। इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रही है, और इंटरफेरेंस पैटर्न सिर्फ और सिर्फ वेव्स शो कर सकते हैं। तो वेव्स क्योंकि इंटरफेरेंस शो कर सकते हैं, इस वजह से लाइट को वेव माना गया। इनके बाद हम लोग यहीं तक करेंगे, YDAC तक करेंगे। YDAC के बाद का इतिहास क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मैक्सवेल ने दी, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। बिना किसी एक्सपेरिमेंट के अपने थ्योरी वर्क में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि लाइट न सिर्फ वेव है बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नॉन मैकेनिकल है, चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के म्यूचुअल ऑसिलेशंस और एक दूसरे के जनरेशन से ये वेव आगे चलती है। अच्छा, उसके बाद कुछ खास नहीं। इस बात को प्रूव करने के लिए हर्ट्ज ने 1879 में LC ऑसिलेटरी सर्किट डिजाइन किया और इससे डिटेक्ट किया कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती, बिल्कुल प्रूव किया। लेकिन इसी LC ऑसिलेटरी सर्किट के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये पाया कि जब भी मेटल एक्सपोज हो जाता है, एक्सपोज टू UV रेडिएशन, तो नेगेटिव चार्ज इजेक्ट आउट, बाहर निकल जाता है। 1879 की बात है, यानी इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन हर्ट्ज साहब ये बता देते हैं कि नेगेटिव चार्ज मटेरियल से बाहर जा रहा है। क्या बात? क्योंकि नेगेटिव चार्ज मटेरियल से बाहर जा रहा है, इस वजह से इस तरह के फिनोमेना को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक ही एक्सपेरिमेंट से दो चीजें आ रही हैं, और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में लगभग 40 साल लग जाते हैं। और फिर आइंस्टीन साहब मैक्स प्लैंक की थ्योरी का सहारा लेकर जब फोटोन थ्योरी देते हैं, तो फोटोन थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन होता है। और सब जानते हैं कि फोटोन थ्योरी रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करती है। जब झगड़ा एक्सपेरिमेंट्स पर आ गया कि YDAC का एक्सपेरिमेंट बताता है कि लाइट वेव है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है कि लाइट पार्टिकल है, और थ्योरी का कोई झंझट नहीं है, किसी का कुछ सोचना है किसी का कुछ सोचना है, ऐसा कुछ नहीं। दो अलग अलग थ्योरीज कुछ अलग अलग बातें कर रही हैं, पर दो अलग एक्सपेरिमेंट्स भी तो दो अलग बातें कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स को कोई नहीं झुठला सकता। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसे हम नाम देंगे डी ब्रॉयस डुअल नेचर। ये बहुत फिजिक्स का आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कमेंट करता है लाइट पर और कहता है कि लाइट के पास दोनों नेचर हैं। कुछ समय बाद ये यही थ्योरी जो डुअल नेचर की है वो पार्टिकल्स पर भी एक्सटेंड करता है और कहता है कि पार्टिकल्स के पास भी डुअल नेचर है, यानी पार्टिकल वेव भी है और पार्टिकल पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। डिपेंड करता है कि किस वक्त उसे कैसा बिहेव करना है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर जाकर खत्म होगा, यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स आ जाएगी। हमारा जो आज का एजेंडा है वो ये पोर्शन पढ़ना है हाइगन की रेडिएशन थ्योरी, सॉरी वेव थ्योरी। वेव थ्योरी को चेक कर लेते हैं। हाइगन्स वेव थ्योरी क्या कहती है? हाइगन की वेव थ्योरी, सबसे पहली बात, हाइगन ने लाइट को वेव की तरह कंसीडर किया, ठीक है। यानी हाइगन के हिसाब से जो लाइट है वो वेव। अब साहब वेव कई तरीके की होती है, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, है ना, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल। जब तक इनका दौर चल रहा है तब तक नॉन मैकेनिकल वेव का कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉन मैकेनिकल वेव का पहली बार कॉन्सेप्ट जो डेवलप करते हैं वो मैक्सवेल करते हैं 1875 के आसपास। अच्छा, यानी कि इंट्यूजन में तो यही है
कि जो भी वेव है लाइट, वो वेव मैकेनिकल टाइप की है, यानी उसे चलने के लिए मीडियम की जरूरत है। और लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन इनका मानना ऐसा है कि हाँ लाइट मैकेनिकल वेव ही होगी। इन्हीं की इस थ्योरी के बाद आपने पढ़ा होगा ईथर थ्योरी। तो कोई ना कोई वो यूनिफेरस एथर करके एक थ्योरी डेवलप की गई, सारी दुनिया में एथर भरा हुआ है और वो एथर जब ऑसिलेट करता है तब लाइट आगे चलती है। बाद में ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि एथर जैसा कुछ भी नहीं है, और ये बात भी आइंस्टीन एस्टैब्लिश करते हैं। फेलियर एक्सपेरिमेंट आप उसके बारे में पढ़िएगा। लाइट अगर आपको पता हो तो ट्रांसवर्सल वेव होती है, लेकिन हाइगन के हिसाब से, हाइगन ने जो कंसीडर किया वो लाइट को लॉन्गिट्यूडनल कंसीडर किया। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल है, मैकेनिकल है, तो कुछ तो ऑसिलेट करता होगा। क्या ऑसिलेट करता होगा ये नहीं बता रहे हैं, कैसे ऑसिलेट करता होगा ये नहीं बता रहे, बस ये कह रहे हैं कि मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और उन्हें लाइट कहा जाना चाहिए, मीडियम के थ्रू चलते हैं। ठीक, स्पीड तो आप सभी जानते हैं। ठीक, स्पीड वेरी फास्ट, और डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड। डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम। क्योंकि ये बात सबको पता थी कि जो वेव की स्पीड है वो मीडियम पर डिपेंड करती है, उसके इलास्टिक बिहेवियर पर डिपेंड करती है। इन्होंने और कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, कहा कि वेव सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे चल सकती है, वेव कभी वापस नहीं आ सकती। वेव ओनली फॉरवर्ड प्रोपगेशन, यानी जो भी वेव है वो जब एक बार आगे जाएगी तो फिर वो वेव चाह कर भी वापस नहीं आ सकती, वेव को आगे ही दिशा में जाना है। वो बहुत लॉजिकल भी साउंड करता है। यहाँ से इन्होंने एक नई चीज का गठन किया और कहा कि जो वेव की इक्वेशन है उस पर विचार करो। वेव की इक्वेशन है y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ये चीज है कुछ। आप इस डब्बे पे आइए, ये डब्बा है, साइन के अंदर का आर्ग्यूमेंट कहलाता है। इस साइन के अंदर का आर्ग्यूमेंट वेव की इक्वेशन में कहलाता है फेज एंगल। क्या कहलाता है? फेज एंगल। ये कहते हैं कि कोई एक चीज है जिससे वेव फ्रंट कहा है इन्होंने, और वेव फ्रंट की ही इनकी थ्योरी है, ध्यान रखिएगा, वेव फ्रंट की थ्योरी। तो वेव फ्रंट को समझाने की कोशिश करिए। वेव फ्रंट क्या है वो बताता है। वेव फ्रंट को बड़े गौर से देखना। कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट सोर्स है। क्या है? पॉइंट सोर्स। इसको सेंटर बनाकर जरा एक सर्कल ड्रॉ कर लो। सर्कल क्या, बेसिकली स्फीयर ड्रॉ कर लो। 3D में होगा ना, 2D में प्रोजेक्शन बनाओगे तो सर्कल बनेगा, उसे 3D में सोचोगे तो सर्कल ना बन के क्या बन जाएगा बेटा? स्फीयर बन जाएगा। अभी सारा स्फीयर बन गया, क्या दिक्कत है? टैन, ठीक, टैन। क्योंकि ये स्फीयर बना है तो इसकी जो रेडियस है वो हर बार बराबर है। वेव की इक्वेशन में गौर करना। ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, टी किस टाइम पर आप देख रहे हैं, एक्स वो दूरी है जहां पर आप वेव को चेक कर रहे हैं। ठीक, अगर स्पीड मान लो c है और समय लग रहा है t, तो c इंटू टी, c इंटू टी, c इंटू टी, c इंटू टी, ये जितनी दूरियां हैं सब c इंटू टी। तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हमारे वेव में एक ही टाइम पर यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, सारी वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, मोनोक्रोमैटिक वेव मान रहे हैं। तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि सबका x भी बराबर है, क्योंकि ct बराबर ही तो x है, x उतनी तो दूरी चली। तो देखो भैया, फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है, वेवलेंथ सबकी सेम है, समय जो लग रहा है यहाँ से यहाँ पहुंचने में वो सबके लिए सेम है, और फिर ये आपको दिखाई दे रहा है कि x भी सेम आया। यानी कि इस सरफेस पर फेज सारी वेव्स का सेम है। ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने डेवलप किया और कहा कि वेव फ्रंट क्या समझो। वेव सोर्स से चलती है और किसी एक ऐसी सरफेस पर पहुंचती है जिस सरफेस पर पहुंचने पर जितनी वेव्स हैं
उन सबका फेज एक जैसा होता है, सारी वेव्स का फेज एक जैसा होता है। अब जब सारी वेव्स सेम फेज में पहुंच गई तो ये जो वेव फ्रंट इमेजिनरी सरफेस आई, क्योंकि इन्होंने इससे मैकेनिकल वेव माना है तो ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है क्या है वो डिफाइन नहीं कर रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कोई तो मटेरियल है ही सही। तो यहाँ पर ये पार्टिकल, 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 यहाँ पर ये पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे। सर ऑसिलेट क्यों करेंगे? क्योंकि वेव पहुंच रही है ना यहाँ पर, और वेव पहुंच रही है तो वेव तो पार्टिकल को ऑसिलेट कराती है। तो फिर इस पार्टिकल का फेज जिसको हम फाई से डिनोट करेंगे, इस पार्टिकल का फेज जिसे हम फाई से डिनोट करेंगे, इस पार्टिकल का फेज जिसे हम फाई से डिनोट करेंगे, इसे भी हम फाई से डिनोट करेंगे, और इसे भी हम फाई से डिनोट करेंगे, और इसे भी हम फाई से डिनोट करेंगे। और आप पाएंगे कि जितने ये सरफेस के पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स इस वजह से सेम फेज में आ गए हैं क्योंकि यहाँ पहुंचने वाली जितनी वेव्स थी वो सारी की सारी सेम फेज में थी। इस वजह से ये एक ऐसी सरफेस बन गई जिस सरफेस के सारे पॉइंट्स अगर ऑसिलेट कर रहे हैं तो सेम फेज में कर रहे हैं। सच में ऑसिलेट कर रहे हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सच में ऑसिलेट कर रहे हैं। ये हाइगन का ऐसा असम्पशन है कि जब वेव आगे चलती है, लाइट वेव, तो पार्टिकल्स को हिलाते डुलाते चलती है। ऑल्दो ऐसा कुछ होता नहीं है, हमें पता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइप की चीज है, लेकिन फिर भी क्योंकि वेव मान रहे हैं, मैकेनिकल मान रहे हैं, तो व्हाटएवर थ्योरी हाइगन्स इज गिवन तो हमें वही डिस्कस करना है। तो इनके हिसाब से जो भी ये पार्टिकल्स हैं इस सरफेस के, ये लगातार ऑसिलेट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर पहुंचने वाली वेव्स हमेशा सेम फेज में आपको दिख रहा है, सेम फेज में, मैंने बताया भी किस तरह सेम फेज में, तो ये सारे पार्टिकल्स सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे। और ऐसी एक सरफेस अगर आप ढूंढ पाए जिस सरफेस का हर पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा हो, ऐसी इमेजिनरी सरफेस कहलाएगी आपके लिए वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की परिभाषा क्या है वो लिख देता हूं। An imaginary surface each point of which is oscillating in same phase। क्या बात है। यहां से इन्होंने और कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाया। किस तरह से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, और सुनो किस तरह कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। बड़ी खास बातें करी उन्होंने। क्या कहा कि यार आखिर लाइट निकल क्यों रही थी? निकल इसलिए रही थी क्योंकि यहाँ कोई सोर्स था जो लाइट जनरेट कर रहा था। अब जिस भी तरह से लाइट जनरेट हो रही हो, गर्म करके किसी पार्टिकल को, हीटर को गर्म करके रेड लाइट निकालना हो, या किसी भी तरह से लाइट का एमिशन करना है, तो हो ये रहा है कि वहां पर लाइट वेव जनरेट करने वाला कोई मैकेनिज्म है, और लाइट क्योंकि वेव है तो उसमें कुछ ना कुछ ऑसिलेशंस हैं, तो वो सोर्स ऑसिलेट कर रहा है और उसकी वजह से वेव आगे जा रही है। और वैसा ही ऑसिलेशन अगर आप देखें तो हमारे इस वेव फ्रंट के पार्टिकल्स भी तो कर रहे हैं। वेव फ्रंट के पार्टिकल भी तो ऑसिलेट कर रहे हैं और सेम फेज में कर रहे हैं। यानी कि अब ये जो वेव फ्रंट के पार्टिकल्स हैं, ये वेव फ्रंट के पार्टिकल ऑसिलेट करते हुए वेव जनरेट करेंगे, और वेव जनरेट करेंगे तो आगे की तरफ वेव भेजेंगे। यानी कि वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स एक तरह से सोर्स का काम करेंगे जो वेव जनरेट करते हैं। तो हम कहेंगे ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट। ध्यान से देखना, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट acts as secondary source। सर सेकेंडरी सोर्स क्यों बोला? क्योंकि प्राइमरी तो वो है ना जो जिससे हम लाइट जनरेट कर रहे हैं, ये सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं लाइट को आगे प्रोपेगेट कराने के लिए। सेकेंडरी सोर्स, और कौन सा सोर्स? पॉइंट सोर्स, क्योंकि है क्या, ईच पॉइंट बोला गया, एंड जनरेट्स वेवलेट्स। और ये जो है क्या जनरेट करते हैं बेटा? वेवलेट्स। वेवलेट्स जनरेट करते हैं। वेवलेट क्या होती है वो समझाता हूं, वो फ्रेश पेज पे समझाता हूं। ध्यान से देखो, तो ये रहा हमारा सेंटर और ये रहा हमारा एक स्फीयर। तो अगर C हमारे लिए प्राइमरी सोर्स है जो कि लाइट जनरेट कर रहा है, तो C के आगे क्या हो रहा है कि इसके हर पॉइंट पर वेव पहुंच रही है। क्योंकि इसके हर पॉइंट पर वेव पहुंच रही है, इस वजह से तुम इस बात को तय कर पाओगे कि ये जो वेव यहाँ पहुंची है, क्योंकि हमारा सोर्स सेंटर पर है तो दूरियां बराबर हैं इस स्फीयर से,
और स्पीड तो बराबर थी, तो फेज बराबर रहेगा, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गई हमारे लिए। क्या बन गई? स्फेरिकल वेव फ्रंट। हम इसको लिख देंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट का हर पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। जब ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो लॉजिकली ये अपने लिए खुद स्फेरिकल वेव फ्रंट डेवलप करेगा। तो हम इन सेकेंडरी सोर्सेज की वेव फ्रंट्स ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, हम इन सेकेंडरी सोर्सेज की वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये मान रहे हैं कि यही हमारा मेन सोर्स है और ये सेकेंडरी सोर्स वेव फ्रंट डेवलप कर रहा है। तो हम इन सोर्सेज के लिए वेव फ्रंट का विचार करते हैं, इन सोर्सेज के लिए वेव फ्रंट का विचार करते हैं। तो हमने ये बनाया वेव फ्रंट, ठीक। इसी तरह यहां पर एक वेव फ्रंट डेवलप किया ऐसे, और मैं ऐसे वेव फ्रंट बनाता जा रहा हूं, आप भी ड्रॉ करते जाइए साथ ही साथ। ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट, इसी तरह देखो ये वेव फ्रंट, इसी तरह देखो ये वेव फ्रंट। मैं और नहीं बना रहा हूं, जितनी होंगे। अब ये जो सेकेंडरी सोर्सेस की अपनी वेव फ्रंट्स हैं, ये वेव फ्रंट्स ही कहला रही हैं बेटा वेवलेट्स। क्या कहला रही हैं? वेवलेट्स। तो आपको याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है कि भाई प्राइमरी सोर्स ने वेव फ्रंट बनाई और जो वेव फ्रंट है वो उसका हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहा है, और जो सेकेंडरी सोर्सेस है उनकी अपनी भी तो वेव फ्रंट्स होंगी। तो वो जो छोटी छोटी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन रही हैं उन्हें क्या बोला गया? वेवलेट्स। अब इन वेवलेट्स पे टेंजेंट डाली जा सकती है, एक अंदर टेंजेंट बन सकती है और एक बाहर टेंजेंट बन सकती है। तो जवाब ये है कि हम सिर्फ बाहर टेंजेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बाहर टेंजेंट, और उसे बोलेंगे फॉरवर्ड एनवेलप। क्या बोलेंगे बेटा? फॉरवर्ड एनवेलप। एनवेलप मैथमेटिक्स में एक टर्म इस्तेमाल होता है ऐसे फंक्शंस के लिए जो किसी तरह के कर्व्स को अपनी बाउंड्री के अंदर कर लेते हैं। तो देखिएगा फॉरवर्ड एनवेलप कैसे बनता है। ये है हमारा एक ऐसा एनवेलप, हालांकि मैंने सारे स्फीयर्स बराबर साइज के नहीं बनाए हैं, इस वजह से इस तरह का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आना ही है। चलो जो दिया ठीक है। आपको दिख रहा है कि एक ऐसा कुछ आउटर सरफेस आ गया है, कॉमन टेंजेंट टू ऑल द वेवलेट्स, ये बाहर की तरफ कुछ बन गया है। इसी चीज को बोला गया बेटा फॉरवर्ड एनवेलप। और जो फॉरवर्ड एनवेलप है ये हमारे प्राइमरी सोर्स के लिए सेकेंडरी वेव फ्रंट का काम कर रहा है। क्या बोला गया? सेकेंडरी वेव फ्रंट का काम कर रहा है। बहुत इत्मीनान से देखना है। जो ये फॉरवर्ड एनवेलप है वो सेकेंडरी सोर्सेस के लिए, प्राइमरी सोर्स के लिए सेकेंडरी वेव फ्रंट का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? कैसे सोचना है, दिमाग लगाना। प्राइमरी सोर्स है, उसका एक वेव फ्रंट है, उसके हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स है, उस सेकेंडरी सोर्सेस की अपनी वेव फ्रंट्स है, उन वेव फ्रंट्स को वेवलेट बोला गया। इन सारी वेव फ्रंट्स पे कॉमन टेंजेंट मार दो जो आगे की तरफ है, तो बस ये बन गया अपना सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है तो लॉजिकली इनका भी हर पॉइंट अपने लिए एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब जब भाई साहब ये सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है तो फिर गोले बनाओ, और गोले कहाँ बनाओगे? इन्हीं को वेव फ्रंट मान के। गोले बनाओगे कहाँ? इन्हीं को वेव फ्रंट मान के। फिर गोले कहाँ बनाओगे? इन्हीं को वेव फ्रंट मान के बनाते जाओ, इन्हीं को वेव फ्रंट मान के बनाते जाओ, इन्हीं को वेव फ्रंट मान के बनाते जाओ। अब जब तुमने ये सब कांड कर लिया तो तुमने कहा रुको रुको रुको, इन सब पे कॉमन टेंजेंट भी तो डालना है अभी। इन सब पे जब तुम एक कॉमन टेंजेंट बनाओगे बेटा, जो कॉमन टेंजेंट बनी ये हमारी फिर से सेकेंडरी वेव फ्रंट है, और इसी तरह से और गोले बनाते जाएं, और गोले बनाते जाएं, और गोले बनाते जाएं, वेव फ्रंट से वेव फ्रंट बनती जाएगी। और जब वेव फ्रंट बनती जाएगी तो आपको एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक, 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 एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक,
इस प्रकार से वेव का फॉरवर्ड पॉसिबल प्रोपगेशन दिखाई दे जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। तो मतलब वेवफ्रंट बनाते हुए एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट, दूसरे वेवफ्रंट से तीसरे वेवफ्रंट, तीसरे से चौथे, ऑन एंड ऑन, इस तरह से वेव का प्रोपगेशन सजेस्ट किया गया हाइगन्स के द्वारा। इसका अगर बहुत परफेक्ट चित्र दिखाना हो तो कुछ इस प्रकार से दिखाया जा सकता है, क्योंकि बनाते हुए हमेशा थोड़ा बहुत एरर रहता है। ये बना बनाया चित्र है, हालांकि इसमें भी थोड़ा बहुत बनाने में प्रॉब्लम रही है, टेंजेंट परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन फिर भी ये पॉइंट सोर्स है। इस पॉइंट सोर्स के लिए ये अपनी एक वेवफ्रंट बन गई है, या इस तरह से सोच सकते हो कि ये एक बढ़िया सी वेवफ्रंट बन गई है। इस वेवफ्रंट के आगे इन्होंने वेवलेट बनाई है, फिर एक 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 वेवलेट बनाई है, और ऐसी जितनी वेवलेट्स बन रही हैं उन सारी वेवलेट्स के ऊपर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, एंड दिस कॉमन टेंजेंट वुड बी सेकेंडरी वेवफ्रंट। और सेकेंडरी वेवफ्रंट है तो बस इसके बाद दोबारा क्या करना है, फिर से वही कहानी चालू करिए, इसका अपना गोला बनाइए, इसका अपना गोला बनाइए, और बस वेवलेट्स बनाते चले जाइए। जब आपके पास बहुत सारी वेवलेट्स तैयार हो जाए तो कुछ और ना करिए, ऐसी वेवलेट्स पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉमन टेंजेंट डाल लीजिए, अगेन ये सेकेंडरी वेवफ्रंट बन जाएगी। और ऐसी वेवफ्रंट बनते बनते एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट तक लाइट आगे चलती जाएगी, या वेव आगे चलती जाएगी। अब हाइगन्स साहब की जो वेवफ्रंट की थ्योरी है, इस वेवफ्रंट में हाइगन ने क्या क्या सजेस्ट किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेवफ्रंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वेवफ्रंट, ठीक, इसका हर एक पॉइंट, ईच पॉइंट ऑन वेवफ्रंट इज इन सेम फेज, सेम फेज में रहने वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी, वेवफ्रंट की परिभाषा यहीं से आई। दूसरी बात, वेवफ्रंट इमेजिनरी सरफेस होते हैं। तीसरी बात, कॉमन टेंजेंट टू ऑल wavelets is equal to secondary wavefront। तो वेवफ्रंट बनाने की निंजा टेक्निक भी पता है आपको, तो वेवफ्रंट भी बना लिया आपने। इसके बाद कह रहा है कि वेवफ्रंट is always perpendicular to wave। वेव फ्रंट और वेव हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। ये प्रॉपर्टी आपको ऐसे याद रखनी जैसे अपना नाम आपको याद है, ये नहीं भूलना, बाकी सब भूल जाना, ये नहीं भूलना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है पूरी थ्योरी का कि वेव फ्रंट हमेशा वेव के परपेंडिकुलर रहेगा। इसके बाद बात क्या है, एक ये पोस्टुलेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही है। टाइम टेकन फॉर वेव, वेव का मतलब लाइट, to go from one wavefront to other is same for all waves। भैया ध्यान दीजिए, बड़ा प्यार से इस चीज को समझाया गया। कह रहा है कि एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट में मान लो 2 सेकंड में पहुंचती है, तो कोई भी दूसरी वेव उस वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट में 2 सेकंड में ही पहुंचेगी। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि अगर आप पीछे पेज पर आए और आप इसको समझाने की कोशिश करें तो एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट जाने में लाइट को मान लो 1 सेकंड लगा, तो यहाँ वाली लाइट को भी इन 2 वेवफ्रंट में 1 सेकंड लगेगा, यहाँ वाली लाइट को भी इन 2 वेवफ्रंट में 1 सेकंड लगेगा, यहाँ वाली लाइट को भी इन 2 वेवफ्रंट में 1 सेकंड लगेगा, यहाँ वाली लाइट को भी इन 2 वेवफ्रंट में 1 सेकंड लगेगा। यहाँ से यहाँ पहुंचने में अगर 1 माइक्रो सेकंड लगा है तो यहाँ से यहाँ दूसरी वेव को पहुंचने में भी 1 माइक्रो सेकंड लगेगा, 1 माइक्रो सेकंड लगेगा, 1 माइक्रो सेकंड लगेगा। अगर 2 वेवफ्रंट सेम पकड़ लिया आपने, चाहे जितनी रेस, चाहे जितनी वेव, चाहे कुछ भी वहां भेजो, एक वेवफ्रंट से दूसरी वेवफ्रंट में एक वेव को जितना समय लगा है सबको उतना ही समय लगेगा। ये पोस्टुलेट, 2 पोस्टुलेट आप मानकर चलिए कि आपके जीवन रक्षक हैं हाइगन प्रिंसिपल को लेकर के।
और ये बेसिक्स आइडिया जो है वो हाइगन्स प्रिंसिपल कहलाता है। अब हाइगन्स कंस्ट्रक्शन क्या है मैंने बनाकर आपको दिखा दिया, लेकिन हाइगन कंस्ट्रक्शन का एक बहुत सस्ता नमूना आपको मैं दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास जो वेव्स आ रही हैं वो वेव्स अपने आप में इन्फिनिटी से आ रही हैं, यानी रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। ये कॉन्सेप्ट आपको दिया गया और कहा गया कि इनका वेव फ्रंट ड्रॉ करके बताओ। अब या तो हाइगन कंस्ट्रक्शन से वेव फ्रंट ड्रॉ करोगे, वो बिंदु बिंदु बनाओगे, बिंदु बिंदु बनाने के बाद उसके गोले बनाओगे, गोले पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और या तो ऐसा कहोगे कि प्रॉपर्टी पकड़ लो कि ऐसी सरफेस है वेव फ्रंट जो सारी वेव्स पर हमेशा परपेंडिकुलर है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी सरफेस इमेजिन करो जो सरफेस इस रेस पर हमेशा परपेंडिकुलर है। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो वेव्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी और जब बेटा वेव्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो जो वेव फ्रंट है वो प्लेनार बनेगी, लॉजिकली परपेंडिकुलर तो उन्हें होना ही है, तो प्रॉपर्टी। इसके बाद वो कहेंगे कि मेरे पास इनफाइनाइट लाइन सोर्स है। क्या है? इनफाइनाइट लाइन सोर्स। तो तुमने कहा ठीक है, इनफाइनाइट लाइन सोर्स, कोई बुराई नहीं है इसमें। इसका वेव फ्रंट कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले ये तो चेक करो कि इसकी लाइट कैसे निकल रही है। इसकी लाइट तो ऐसे निकलेगी, और मैं तो लेफ्ट राइट ही बना सकता हूँ, बोर्ड के अंदर घुसकर तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन आप क्योंकि लाइन सोर्स को 3D में सोचें तो जिस तरह से लेफ्ट और राइट दिखाया जा रहा है उस तरह से इन वेव्स को स्क्रीन के अंदर और स्क्रीन के बाहर भी बनाया जा सकता है। और बड़ा सिंपल लॉजिक है यार, एक वायर है, बाहर भी लाइट आ रही है, इधर भी जा रही है, टेढ़े भी जा रही है, पीछे भी जा रही है, इधर भी जा रही है, हर तरफ लाइट है। इसका जब आप वेव फ्रंट के बारे में विचार करेंगे तो आपको मालूम चलना चाहिए कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आ गया है। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक से याद कर लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक से याद करोगे तो फील आ जाएगा। कैसा फील आ जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बस वही डिजाइन है। तो देखो कि कैसा बन रहा है, सिलेंड्रिकल बन रहा है। बन गया सिलेंडर। तो अगर लाइन सोर्स है तो सिलेंड्रिकल टाइप की वेव फ्रंट्स बन के आएंगी, पर पॉइंट सोर्स के लिए तो खैर मैंने बता ही दिया था कि अगर पॉइंट सोर्स है तो लॉजिकली हमारे लिए स्फेरिकल डिजाइन के वेव फ्रंट्स बनने वाले हैं। एक या कई, जो भी आप बनाना चाहें, वेव फ्रंट्स जो बनेंगे वो स्फेरिकल बनेंगे। ठीक है, यानी कि एक बात है कि कंस्ट्रक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत है? वेव फ्रंट्स बनाने के लिए एक ऐसी सरफेस ढूंढनी है जो रेस के परपेंडिकुलर। तो चलो वो भी बना लेते हैं। जब आप उन्हें बनाएंगे तो आप देखिएगा कि आप एक प्रिज्म ले रहे हैं। प्रिज्म लेने के बाद इसमें कोई रे एंटर करा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए बेटा। ठीक, ये रे ऐसे मुड़ जाती है और फिर आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस रे को अब ऐसे जाना है। आप इस पे वेव फ्रंट्स बनाकर दिखाइए। जब बेटा इसकी वेव फ्रंट बनाने की बारी आएगी तो हमेशा एक झगड़ा रहेगा कि वेव फ्रंट कैसे बनाए, 3D में कैसे दिखाएं। तो थोड़ा थोड़ा सा 3D का प्रोजेक्शन आप सबने सीखा ही है, बचपन से आपको आता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से एक सरफेस बन जाएगी। ये बन गई सरफेस परपेंडिकुलर। इसी प्रकार से यहां भी बन गई सरफेस परपेंडिकुलर। इसी प्रकार से यहां देखो, यहां भी सरफेस बन गई परपेंडिकुलर। ये प्रिज्म के लिए। तो ये जो मैंने चौकोर चौकोर पिक्चर बना रखी है, ये वेव फ्रंट्स। अब वेव फ्रंट से कंस्ट्रक्शन को बनाने की जरूरत है, आपको सिर्फ ये समझना है कि ऐसी सरफेस बनानी है जो कि रे के परपेंडिकुलर। और बताइए जरा, और देखिए बेटा, बड़ा आसान है कॉनकेव मिरर को बना लेना। बना लीजिए कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर बनाने के बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद कुछ रेज लेके आइए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और इन रेज को फोकस से पास करा दीजिए। इनको फोकस से जब आप पास कराएंगे तो इस तरह से रेज पास होंगे। अब बताइए कि इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा। तो वेव फ्रंट बनाने की निंजा टेक्निक ये है कि आने वाली वेव्स आपस में पैरेलल थी और ऐसा बन गया। जाने वाली वेव्स के लिए सोर्स की तरह काम करेगा, इससे सेंटर मान के स्फीयर ड्रॉ करिए, और जाने वाली वेव्स के लिए भी ये सोर्स की तरह काम करेगा, इसे सेंटर मान के
स्फीयर ड्रॉ करिए। ठीक, ये बन गया वेव फ्रंट। इसका अगला वेव फ्रंट देख लो एक बार जरा, है ना। उसके बाद बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप क्या करते हैं। ये आपने अब वेव्स को लेकर आओ। मान लो मिरर बनाया था तुमने और ये बना दिया था क्या, कॉन्वेक्स टाइप का मिरर। एक रे लेकर आओ, तुमको समझ में आएगा कि यार ये ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो पक्का फोकस से जाएंगे। एक ऐसी रे यहाँ से तुम लेकर के आए और तुमने कहा कि ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएंगे। तो एक काम करो, इन्हें यहाँ पास कराओ और एक काम करो, इन्हें यहाँ से पास कराओ। तो ये फोकस बन गया। अब वेवफ्रंट जब तुम बनाने के पर आओगे तो वेवफ्रंट के लिए क्या कहोगे कि आने वाली वेव्स तो पैरेलल थी और पैरेलल वेव्स के लिए प्लेनर वेवफ्रंट, और जाने वाली वेव्स यहाँ कट कर रही हैं तो पॉइंट सोर्स बन गया। इस पॉइंट सोर्स को मानकर अगर आप स्फीयर ड्रॉ कर देंगे तो आपको ये वेवफ्रंट्स मिल जाएंगे। तो जहाँ भी रेस कट कर रही हैं उस कट करते हुए पॉइंट को आपको मानना है सोर्स, और सोर्स मानकर आपको ड्रॉ करने हैं स्फीयर। तो जैसे आपने स्फीयर ड्रॉ किए आपके पास केस खत्म हो गया। जैसा मिरर का केस है इसका ठीक आइडेंटिकल लेंसेस के भी केसेस हैं। तो लेंस के केस आप खुद से बनाइए, हाँ। मिरर मैंने आपको बनाकर दिखाया, लेंस में आपको इधर बनाकर दिखा देता हूँ। ऐसा कोई चित्र बनाइए और इस पर बनाइए वेवफ्रंट, कॉनकेव बनाइए, इस पर बनाइए वेवफ्रंट, और इन दो का वेवफ्रंट होमवर्क में कंप्लीट करिए। जितनी वेव थ्योरी अभी पढ़ाई गई आपको, इसमें वेव अगर कुछ आना होगा तो इसी में आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। अगले लेक्चर में बेटा हम जो काम कर रहे होंगे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये दो चीजों को हम प्रूव कर रहे होंगे। किससे बेटा? हाइगन्स प्रिंसिपल से प्रूव कर रहे होंगे। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हाइगन प्रिंसिपल से प्रूव करना पेपर में बहुत पूछा गया है। अगले लेक्चर में हम ये दो काम कर रहे हैं। तो चलो आज के काम को खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन अगेन। साउथ सिटी पीसीएमबी को फॉलो करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जो वेव थ्योरी आपको पढ़ाई गई इसे ऐसे ही याद कर लीजिए, इसके पोस्टुलेट्स याद कर लीजिए, पेपर में अगर आएंगे। और जो पोस्टुलेट हमने आपको बताया इसको इसी तरह थ्योरी को क्लास में याद कर लीजिए, ऐसा ही अगर वहाँ लिखाएंगे तो पूरे मार्क्स आपके आएंगे। मिलेंगे बच्चा अगले लेक्चर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉस के साथ। तब तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में।